इन सारे स्कैम्स से आखिर कैसे बचा जाए। जो ऑनलाइन पेमेंट स्कैम्स हैं, जो क्यूआर कोड वाले स्कैम्स हैं, उनके लिए बस आपको एक बेसिक नॉलेज होने की जरूरत है। स्कैम, जितने भी फ्रॉड और स्कैम होते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर के, गैस बिल को लेकर के, आपके इंटरनेट बिल को लेकर के, ट्रांजेक्शंस को लेकर के, जितने भी आप यूपीआई के साथ ट्रांजेक्शन करते हो, आपको जॉब का धांसा देकर के आपका फ्रॉड किया जाता है, आपकी लॉटरी निकाल करके आपके साथ में फ्रॉड किया जाता है। मैं फाइनेंशियल डिपार्टमेंट यानी कि बैंकिंग डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, तो मेरे पास ऐसी बहुत फ्रॉड की क्वेरीज आती हैं जहां पर कस्टमर्स कॉल करके अपने कंसर्न्स बताते हैं कि सर इस तरीके से हमारे साथ में फ्रॉड हुआ, उनसे कैसे बचना है, वो सारी भी चीजें बताऊंगा। और पैसा कितने समय में वापस आएगा आपका फ्रॉड का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक देखो, सो दैट आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल पाए जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। किसी भी स्कैमर ने, किसी भी फ्रॉडस्टर ने आपके अकाउंट से पैसे आपकी गलती से निकल गए या उसने आपके अकाउंट से निकाल लिए, बट पैसे जा चुके हैं। तो अब पैसे जाने के बाद ना सॉल्यूशन की तरफ सोचना है, उसके लिए घबराना नहीं है। तो मैं बताता हूँ क्या सॉल्यूशन है। जहां पर भी आपने पैसे ट्रांसफर करे हैं, चाहे आप क्यूआर कोड पे स्कैन करके किए हैं, चाहे आपने किसी के मोबाइल नंबर पे किए हैं, चाहे आपने किसी के अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं और वो फ्रॉड हुए हैं, पूरा का पूरा स्कैम हुआ है आपके साथ में, तो आपको पैसा कैसे वापस ले सकते हैं मैं आपको डेफिनेटली इस वीडियो के अंतर्गत बताता हूँ। इसमें थोड़ा सा टाइम पीरियड आपको लगेगा, लेकिन आपका जो पैसा है वो आपको वापस मिल जाएगा। और हमारी जो कंप्लेंट है वो गवर्नमेंट के पास और हमारे साइबर क्राइम के पास भी पहुंच जाएगी। तो क्या स्टेप्स है, मैं स्टेप टू स्टेप आपको बताऊंगा। आपके फोन पे पर पॉपअप आता है, उस पॉपअप में आपको पे करना होता है। उस जैसे ही आप पे पे क्लिक करेंगे, तो पे पे क्लिक करने के बाद आपका जितना भी अमाउंट होगा उस वहां पर जो पॉपअप पे लिखा हुआ रहेगा, 5,000, 2,000, 1,000, 5, मतलब वट एवर जो भी अमाउंट होगा, जिस लिमिट के अकॉर्डिंग जो अमाउंट वहां पे दिया गया, जस्ट एज एन एग्जाम्पल अगर 5,000 अमाउंट दिया गया है, तो वहां पर दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक डिक्लाइन का मिलेगा, एक पे का मिलेगा। पे पे क्लिक करोगे तो आपको अपना ट्रांजेक्शन पिन डालना पड़ेगा। ट्रांजेक्शन पिन डालते ही आपके अकाउंट से ट्रांजेक्शन कट जाएगा और वहां पहुंच जाएगा जिसने वो अमाउंट के लिए आपसे रिक्वेस्ट किया है। दो चीजें हमें समझनी चाहिए। यूपीआई जब भी आप करते हैं ना, तो जब भी आप ट्रांजेक्शन पिन डालना है तो आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट होगा। चाहे कितना भी बड़ा आपको कोई भी आकर के इंफॉर्मेशन दे दे कि ट्रांजेक्शन पिन डालोगे आपका पैसा नहीं डिटेक्ट होगा, आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो वो आपका बेसिकली पागल बना रहा है, इन शब्दों में फ्रॉड कर रहा है आपके साथ में। कि एक चीज याद रखिए, जब भी आप किसी को पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, अपने बैंक से निकाल कर किसी दूसरे को पैसे देने लग रहे हैं, तब आपको पिन डालने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप किसी से पैसे रिसीव कर रहे हैं, तब आपको कोई पिन डालने की जरूरत नहीं है। इसे इस तरीके से सोचकर देख लीजिए, जब आप किसी से चेक रिसीव करते हैं, क्या आपको चेक पर साइन करना होता है? नहीं ना। आपको चेक पर तब साइन करना होता है जब आप किसी और को चेक दे रहे होते हैं। सेम लॉजिक यूपीआई के लिए भी एप्लीकेबल है। तो अब फ्रॉड तो हो गया है। फ्रॉड होने के बाद जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, तो उस बैंक को सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट करना होगा। बैंक में कोऑर्डिनेट करने के बाद उनको वो सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी। जिस भी पर्सन ने आपसे कॉल करके पैसा लिया है, आपने किसी लिंक पर क्लिक करके पैसा सेंड किया है, या किसी का भी कॉल आया था आपके पास, उसने आपको कोई किसी का झांसा दिया, कोई ऑफर किया, कोई कूपन कोड दिया, कहीं कोई लॉटरी निकाली, इन सब चीजों में आकर के आपने कहीं पर भी कोई क्यूआर कोड स्कैन करके किसी की यूपीआई आईडी पे, किसी के वर्चुअल एड्रेस पे, किसी के अकाउंट नंबर में आपने पेमेंट किया है, तो उस पर्सन की भी डिटेल आपको वहां पर बैंक में बतानी पड़ेगी। मैं ऐसा एग्जांपल बता रहा हूँ कि मेरे पास सर एक यूपीआई का पॉपअप आया है जिसमें 5,000 रुपए का पॉपअप था, जिसमें मुझे पे करना था। तो मैंने उस पर जैसे पे पे क्लिक किया, मैंने अपना ट्रांजेक्शन पिन डाला, तो उसमें से 5,000 रुपए उस पर चले गए। तो वो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जो भी आपके पास डिटेल है ना, बेसिकली तो वो अपना स्टेटमेंट निकाल करके एक फिजिकल कॉपी बनाए, फिजिकल कॉपी बना करके वो पूरा का पूरा बैंक में जाकर के सबमिट करें, डे टू डेट का, जिस डेट से आपने ट्रांजेक्शन किया है और जिस डेट आप कंप्लेन कर रहे हैं, पूरा टाइम फ्रेम आपको एक फाइल बना करके बैंक में सबमिट करनी होगी। और तो यहाँ से बैंक आपको क्या करेगा, एक टाइमलाइन आपको दे देगा, बता देगा वो कि इतने टाइम पीरियड के अंदर आप हमसे इस कंप्लेंट का स्टेटस जान सकते हैं। अब यहाँ से क्या रहेगा ना, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है राइट, वो बैंक के पास पहुंच चुकी है। बैंक का जो साइबर टीम है ना, जो साइबर टीम रहता है, वो बेसिकली इसको इन्वेस्टिगेट करेगा। तो इसको इन्वेस्टिगेट करने में टाइम लगता है, क्योंकि बैंक के पास ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। तो इसमें कभी कभी 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, मैक्सिमम 2 महीने, 60 दिन तक का समय लग जाता है फ्रॉड की एक कंप्लेंट का रेजोल्यूशन कस्टमर तक पहुंचाने में। मैं क्यों बता रहा हूं आपको, बिकॉज ऑफ मैं खुद फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में काम करता हूं, बैंक में काम करता हूं, तो मुझे इन सारी चीजों के बारे में पता था। तो मैंने सोचा आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए। तो एक तो ये जरिया हो गया, फिजिकली आप बैंक में जाकर के अपनी कंप्लेंट को सबमिट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि जो कस्टमर केयर बने होते हैं, जो कॉल सेंटर्स होते हैं बैंक के, जो एक हेल्पिंग हैंड बना रखा है, थर्ड पार्टी जो हेल्पिंग हैंड बना रखा है बैंक ने अपने लिए, तो वहां उस नंबर पर यानी कि टोल फ्री नंबर पे
भी आप कॉल करके अपनी कंप्लेंट्स को दर्ज करा सकते हैं। चाहे आपका एटीएम से फ्रॉड हुआ हो, चाहे आपका डेबिट कार्ड से फ्रॉड हुआ हो, चाहे आपका यूपीआई से फ्रॉड हुआ हो, किसी भी तरीके से आपका फ्रॉड हुआ है, वहां पर बैंक में हर एक चीज का सिंगल कंप्लेंट आपका लिया जाता है। बस आपको एक सिंगल इनिशिएट लेना है कि आपको कॉल करके बताना है। और हम बता क्यों नहीं पाते हैं? बिकॉज ऑफ समवेयर हमारी ही गलती होती है। कोई बात नहीं, गलती हो चुकी है, उसको सुधारने की बारी है। बैंक बैठा है इन सब चीजों के लिए, हमारी पूरी की पूरी साइबर टीम बैठी है इन सब चीजों के लिए। लेकिन हम वही है ना, हम एक स्टेप अप ही नहीं लेते हैं, हम बताते ही नहीं है, इन चीजों को रिकॉर्ड ही नहीं कराते हैं। जब तक हम इनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कंप्लेंट नहीं करेंगे, तब तक हमारी साइबर टीम इस पे कैसे काम कर पाएगी और जो फ्रॉडस्टर है उनको पकड़ा कैसे जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आप जनरली कस्टमर केयर में ये सारी चीजें बताइएगा। वहां पर आपकी कंप्लेंट को रजिस्टर किया जाएगा और पर्टिकुलर जो टाइमलाइन आपको दिया जाता है उसमें आपको रिवर्ट भी मिल जाएगा। इसमें 99% आपको रेजोल्यूशन मिलता है, 1% तब नहीं मिलता जब आप हमारी बैंक के साथ में कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं। आप बैंक के साथ में कोऑर्डिनेट करेंगे तो बैंक हमेशा यही चाहता है कि हमारे किसी भी कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। लेकिन कस्टमर लालच में आकर के अपने साथ में फ्रॉड करवा लेता है, स्कैम करवा लेता है। और अगर आपके साथ में फ्रॉड हुआ है और अगर आपने अभी तक कंप्लेंट नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जाओ फिजिकली अपने ब्रांच में जाकर के कंप्लेंट करो। अदरवाइज ऑनलाइन हमारी साइबर क्राइम की जो वेबसाइट है वहां पर जाकर के कंप्लेंट कर सकते हैं। तो इंडिया का लार्जेस्ट पेमेंट गेटवे बन चुका है हमारा यूपीआई इन 2020 से लेकर के 2024 तक। तो हर एक चीज का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होता है, तो एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। तो डिसएडवांटेज को हम कवर अप कर सकते हैं कैसे? कि एक चीज याद रखिए, जब भी आप किसी को पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, अपने बैंक से निकाल कर किसी दूसरे को पैसे देने लग रहे हैं, तब आपको पिन डालने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप किसी से पैसे रिसीव कर रहे हैं तब आपको कोई पिन डालने की जरूरत नहीं। अर्जेंसी में मत रहिए, टाइम प्रेशर के अंदर मत आइए। कोई बंदा कह रहा है कि मेरे ऊपर टाइम प्रेशर है, मैं अभी ये ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, तो उस टाइम प्रेशर के अंदर मत फंसिए, छोड़ दीजिए उस डील को। और जब भी कोई पैसे देने की सिचुएशन आए कहीं पर, तो इस वीडियो को याद कर लीजिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है, बस थोड़ा सा समय क्रिटिकली सोचने के लिए ही काफी होता है इन स्कैम से बचने के लिए। तो मेरा यही काम था इस वीडियो के द्वारा, जितनी इंफॉर्मेशन आपको दे पाऊं उतनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। अगर कोई और भी आपके कंसर्न्स हैं रिलेटेड टू फ्रॉड एंड रिलेटेड टू स्कैम, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट ड्रॉप करो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और अगर वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर करो भाइयों बहनों के साथ में। लव यू, जय हिंद, राधे राधे।